प्रिया रोज़ाना की तरह आज भी रात के करीब 1:30 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर बात करने में लगी हुई थी। प्रिया सूरजनगर के सबसे बड़े कॉलेज में बीए के सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज के हॉस्टल में सेकंड फ्लोर पर रहती थी। पर आज उसके फ़ोन में ढंग का नेटवर्क नहीं आ रहा था और एक पॉइंट पर तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही चला गया। गुस्से में अपने फ़ोन को इधर उधर घुमाते हुए प्रिया चुपके से अपने रूम से निकली। वैसे यहाँ नेटवर्क का इश्यू तो होता ही रहता था, पर आज तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो नेटवर्क की तलाश में प्रिया हॉस्टल की छत की ओर जाने लगी। इस वक्त तक रात के 1:45 बज चुके थे। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके मुंह से ज़ोर की एक चीख निकल गई और प्रिया वहीं सीढ़ी पर बेहोश होकर गिर गई। प्रिया की चीख सुनकर उस फ्लोर की सारी लड़कियां अपने कमरे से निकलकर छत की सीढ़ियों की ओर पहुंच गई। सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की की बिना कपड़ों की लाश लटक रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ हैवानियत की गई है। बाएं हाथ से बांधकर उसकी लाश को ऐसे लटकाया गया था कि हवा के हल्के से झोंके से भी वो इधर उधर घूम रही थी, जो कि और डरावना मंजर बना रही थी। उसके बाएं पैर को काट के नहीं, खींच के उखाड़ा गया हो ऐसा दिख रहा था। उसके बदन के एक एक अंग से खून टपक रहा था, यहाँ तक कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से भी। उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी शायद चबाया गया हो ऐसा मालूम हो रहा था। उसका बायां स्तन बिखरे हुए बालों से ढका हुआ था, जबकि दायां स्तन बुरी तरह से काटा हुआ दिखाई दे रहा था। इस लटकी हुई लाश के साथ खुली छत से बह रही धीमी धीमी हवा की आवाज़ किसी भूतिया शक्ति की उपस्थिति का आभास दिला रही थी। इकट्ठा हुई हॉस्टल के लड़कियों में से कोई उल्टी कर रहा था तो कोई बेहोश हो चुका था। यहाँ तक कि हॉस्टल की वार्डन रमाबाई भी बेहोश हो चुकी थी। बाकी की लड़कियों ने ज़ोर ज़ोर से रोकर हॉस्टल के माहौल को स्मशान घाट जैसा बना दिया था। पूजा, जो कि उस हॉस्टल की सबसे सीनियर स्टूडेंट्स में से एक थी और वही उस हॉस्टल की लड़कियों की लीडर भी थी, उसने यहाँ से मामले को अपने हाथ में ले लिया। वार्डन बाई तो बेहोश होकर गिर चुकी थी, तो अब आगे जो कुछ भी करना था उसे ही करना था। पूजा के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। बाकी सभी लड़कियों से भी उसने पूछ लिया, किसी के भी फ़ोन में हल्का सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। पूजा ने सारी लड़कियों को इकट्ठा करके एक कमरे में बिठा दिया, फिर खुद से बाहर तक गई और आउट हाउस में अपने परिवार के साथ सो रहे लखन को उठाया और उसे प्रिंसिपल डॉक्टर विजय के घर उन्हें बुलाने के लिए भेजा। प्रिंसिपल का घर हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर था, या यूँ कहो कि पूरा कॉलेज और हॉस्टल एक ही कैंपस में थे। करीब 10 ही मिनट में प्रिंसिपल डॉक्टर विजय लखन के साथ ही दौड़ते हुए चले आए। डॉक्टर विजय को आते हुए देखकर पूजा खुद दरवाजे तक गई। डॉक्टर विजय अभी तक आधी अधूरी नींद में थे। पूजा कुछ भी बोले बिना डॉक्टर विजय के आगे आगे चलने लगी और चलते चलते सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। वहां तक पहुंचकर पूजा साइड में हो गई और डॉक्टर विजय को आगे आने दिया। छत का दरवाज़ा खुला ही था तो कुछ 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। छत पर लटकती हुई लाश को देखकर डॉक्टर विजय की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी सारी नींद उड़ गई। अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर डॉक्टर विजय उसी सीढ़ी पर बैठ गए। मन ही मन में वो कुछ बोले जा रहे थे, पर पूजा को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। शायद किसी का नाम ले रहे थे। पूजा वही सीढ़ी पर उनके पास बैठ गई और कहने लगी, सर, हमें तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, पर हमारे किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते, वो गुस्सा हो जाएगा, और अगर वो गुस्सा हो गया तो हॉस्टल की सारी लड़कियां इसी हाल में मरेगी। खजूर बाबा को बुलाना पड़ेगा। बाबा? पूजा के मुंह से ज़ोर से निकल गया। सर, ये एक मर्डर केस है और आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने वाली बातें कर रहे हो। अंधश्रद्धा नहीं, यही इस शापित हॉस्टल की असलियत है और सिर्फ खजूर बाबा ही उस राक्षस से हमें बचा सकते हैं। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल डॉक्टर विजय क्या बोले जा रहे थे, पर उसने खजूर बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आज तक कभी वो इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ी थी, पर अब उसके दिमाग में प्रिंसिपल के वो लफ्ज़ लोहे की तरह बज रहे थे। शापित हॉस्टल,
राक्षस, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। पूजा, तुम बाकी की लड़कियों को संभालो और ये लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर रमाबाई के ऑफिस में आओ। इतना कहते हुए डॉक्टर विजय सीढ़ियाँ उतरकर मेन गेट की तरफ गए। उनके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। लखन अभी भी हॉस्टल के दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर विजय सीधा लखन के पास गए और उससे कहा, लखन, तुम जाओ गांव के बाहर, वहाँ चोटी पर खजूर बाबा का आश्रम है। उनसे कहना हॉस्टल पर आफत आई है, प्रिंसिपल ने बुलाया है। प्रिंसिपल की बात सुनकर लखन दौड़े हुए अपनी साइकिल लेकर चला गया। डॉक्टर विजय वार्डन के ऑफिस में चले गए। घड़ी में देखा तो 3 बजे हुए थे। कुछ ही देर में पूजा ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। सर, वो लड़की फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली एलिज़ा हैं। न्यू एडमिशन है तो अभी कुछ हफ्तों से ही हॉस्टल में रहने आई हैं। बहुत ही मॉडर्न और बिंदास लड़की थी। अक्सर हॉस्टल कैंपस में बहुत ही कम कपड़े पहनती थी। कभी कभी तो टॉपलेस होकर कॉरिडोर में घूमती रहती थी। इसी वजह से कई बार वार्डन ने उसे डांटा भी था, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। इसके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और सर, रमाबाई ऐसा नहीं कर सकती। पूजा एक ही सांस में इतना कुछ बोल गई। उसके चेहरे से अभी भी पानी टपक रहा था। उसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। पूजा, रिलैक्स, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हरिओम। प्रिंसिपल ने अभी अपना बोलना पूरा भी नहीं किया था कि उनकी ऑफिस एक अजीब सी खुशबू और धुएं से भर गई। उस धुएं के पीछे से अपने हाथ में एक छोटी सी और पतली सी लकड़ी के सहारे तेजी से चलते हुए एक बाबा ऑफिस में चले आए। डॉक्टर विजय भी बाबा को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अंदर आकर बाबा ने अपने हाथ में रखा लाल रंग का कपड़ा ज़मीन पर बिछाया और उसी पर बैठ गए। बहुत गड़बड़ हुआ है विजय, बाबा ने बैठते बैठते ही बोलना शुरू कर दिया। जिस राक्षस को मैंने कैद किया था वो ऐसे आसानी से नहीं छूट सकता था। क्या गड़बड़ कर दिया तुम लोग। हमने कोई गड़बड़ नहीं किया बाबा। हमारे इस हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स ही रहती हैं, और तो और जिसका खून हुआ है वो भी लड़की ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ भी नहीं है। बाबा अपनी अलग ही बातें बोले जा रहे थे। पूजा अभी तक बाबा को ही घूरे जा रही थी। आए तब से बाबा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मन ही मन में कुछ बोले जा रहे थे। शायद कोई मंत्र पढ़ रहे थे और वही मंत्र पढ़ते पढ़ते बाबा ऑफिस से निकल गए। पूजा अभी तक प्रिंसिपल के सामने ही घूरते हुए खड़ी थी। सर, ये सब क्या हो रहा है। हमारी हॉस्टल की एक लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या हो जाती है और हम लोग पुलिस को बुलाने के बजाय बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है। पूजा एक ही सांस में बहुत कुछ बोल गई। पूजा, अगर तुझे इस हॉस्टल के इतिहास के बारे में पता होता तो तू भी यही करती। सर, मुझे कुछ नहीं पता, बताओ आप। मेरे सिर पर पूरे हॉस्टल की 200 लड़कियों की जिम्मेदारी है। सबको जवाब देना है। क्या कहूँगी मैं इन्हें। बैठ इधर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रिंसिपल ने पूजा को बैठने का इशारा किया और टेबल पर पड़ी पानी की बोतल एक हाथ में ली। एक ही घूंट में डॉक्टर विजय ने पूरी बोतल खाली कर दी। मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तू मुझ पर यकीन नहीं करेगी, पर हमारे हॉस्टल की असली सच्चाई यही है। ये बात है आज से करीब 150 साल पहले की, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति और अखंडता को तोड़ने के लिए जो सबसे पहला और असरदार काम किया वो ये था कि हमारी सांस्कृतिक पढ़ाई को जड़ से उखाड़ दिया और उसके बदले लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाई की ओर बुलाया। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हमारी संस्कृति की चिंता थी। इन लोगों ने मिलकर दूर दराज के छोटे मोटे गांव में गुरुकुल शुरू किए और ऐसे बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा मिलने लगी। वैसा ही एक गुरुकुल हमारे इस हॉस्टल में भी चल रहा था। गुरुकुल का आइडिया सही भी काम कर रहा था। हमारे बच्चे अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भागने के बजाय हमारे शास्त्रों के बारे में पढ़ाई हासिल कर रहे थे। पर अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे ही बीच हमारे खुद के लोग ही हमारे दुश्मन बनकर बैठे हुए थे। कैसे भी करके अंग्रेज़ी अफसरों को गुरुकुल के बारे में पता लग गया। अब गुरुकुल जैसी चीज़ तो वो ऐसे बंद नहीं कर सकते थे, तो अंग्रेज़ों ने हमारे ही गुरुकुल में हमारे ही जैसा एक गद्दार बिठा दिया। उस लड़के का नाम था सम्राट।
सम्राट ने हॉस्टल में आते ही हॉस्टल के बाकी के बच्चों को अश्लीलता की ओर आकर्षित किया। उसने रात में बाकी लड़कों को इकट्ठा करना और महफिलें सजाना शुरू कर दिया। नए नए नासमझ लड़के उसकी बातों में आने लगे और अपना मूल उद्देश्य भूलने लगे। धीरे धीरे इस महफिल में बैठने वाले शिष्य इस हद तक पहुंच गए कि रोज रात की महफिल में हस्त मैथुन की स्पर्धा करने लगे। बस एक गद्दार की मदद से अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। पर तभी इसकी खबर गुरुकुल के कुछ सीनियर शिष्यों को लगी। मेघनाद उस वक्त गुरुकुल का सबसे सीनियर स्टूडेंट और लीडर था। उसे ये भी पता चल गया कि सम्राट अंग्रेज़ों का पाला हुआ है। एक रात मेघनाद ने गुरुकुल के सारे सीनियर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और इनकी महफिल पर हमला बोल दिया। जो भी जूनियर स्टूडेंट्स थे उन्हें एक एक तरफ बांध के खड़ा कर दिया गया और सम्राट को सारे शिष्यों के बीच नंगा कर दिया गया। फिर नंगे सम्राट को सारे सीनियर स्टूडेंट्स मिलकर मारने पीटने लगे। कोई इधर से मारता तो कोई उधर से, कोई इधर से टांग खींचता तो कोई उधर से हाथ। और इसी हाथापाई में सम्राट का बायां पैर पूरा खींच के अलग हो गया था। उसके लिंग को भी खींच लिया गया था। इसी दौरान कब सम्राट की मौत हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अंत में सम्राट की डेड बॉडी को उन शिष्यों ने छत पर ही टांग दिया। अगली सुबह यह खबर अंग्रेज़ों तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों को तो गुरुकुल बंद करने का बहाना चाहिए था। अंग्रेज़ों ने मेघनाद और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया और गुरुकुल बंद करवा दिया। मेघनाद और उसके तीनों साथियों को फांसी दी गई। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब इस कॉलेज को बनाया गया तब इस जगह को हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया। पर हॉस्टल शुरू होने के एक ही महीने में इसी तरह 3 मेल स्टूडेंट्स की लाशें मिली। कहते हैं कि सम्राट की आत्मा आज भी रातों में उस हॉस्टल के एक एक कमरों की तलाशी लेती है और जो भी मर्द उसे मास्टरबेशन करते हुए दिखाई देता है उसका वो ठीक वही हाल करता है जो कि लोगों ने उसका किया था। उस वक्त खजूर बाबा ने ही इस रहस्य का पर्दाफाश किया था और उन्होंने ही सम्राट की आत्मा को कैद किया था। साथ ही इस हॉस्टल को भी सिर्फ लड़कियों के लिए अलॉट कर दिया गया। उसके बाद से आज तक तो कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पर एलिजा तो लड़की है ना, ऐसा कैसे हो गया? मैंने मना किया था ना कि इस हॉस्टल में एक भी लड़के को घुसने मत देना। तुम लोगों ने सम्राट की आत्मा को आज़ाद कर दिया है। मेरे पूरे मंत्र का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों की बेवकूफ़ी ने। डॉक्टर विजय अपनी बात पूरी कर सके उससे पहले ही गुस्से में आग बबूला पंडित जी ऑफिस में घुसे चले आए। उनके पीछे हॉस्टल के वार्डन रमाबाई भी हाथ में कुछ पेपर्स लिए चली आ रही थी। सर, हम में से किसी को पता नहीं था कि एलिजा लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। उन्होंने एडमिशन के टाइम पर अपनी असली पहचान छुपाई। फॉर्म में भी फीमेल लिखा हुआ है। जब से एलिजा हॉस्टल में रहने आई थी वो बहुत ही कम कपड़े पहनती थी। रात में तो वो हॉस्टल के कॉरिडोर में टॉपलेस भी घूमती रहती थी। पिछले हफ्ते जब मैं रात में फाइनल राउंड ले रही थी तब मैंने देखा कि एलिजा अपने कमरे में मास्टरबेशन कर रही थी जब उसकी दोनों रूममेट सो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अगले दिन उसे ऑफिस में बुलाया तो वो फुट फुट कर रोने लगी। वो अपने आप को लड़की ही मानती थी और समझती थी। मुझे हॉस्टल के श्राप के बारे में तो पता था, मैं आपको बताने वाली भी थी, पर मैं आपको बता सकूं उससे पहले ही यह हादसा हो गया। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने आपको जल्दी बता दिया होता और उसे हॉस्टल से निकाल दिया होता तो शायद एलिजा बच जाती। रमाबाई की बात सुनकर डॉक्टर विजय अपने सर पर हाथ रख के वही कुर्सी पर बैठ गए। पूजा की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। खजूर बाबा गुस्से में अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस की सायरन की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद एक बार फिर से हॉस्टल सुना होने वाला था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर जाके और भी कहानी सुन सकते हो।